और बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों देखते हैं आगे प्लास्टिड। बच्चों प्लास्टिड क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन ये प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड टर्म जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? वो सबसे पहले हिकल ने दिया था। और डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो हम शिम्पर को देते हैं, क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी का क्रेडिट। और प्लास्टिड जो है बच्चों वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें नहीं होता, बट यूकैरियोटिक जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स का होगा बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और उनका मेन फंक्शन जो है वो फूड को स्टोर करना है। अमाइलोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो किसको? ये स्टार्च को स्टोर करेगा। प्रोटीनोप्लास्ट जो है बच्चों इसको हम एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। और एलायोप्लास्ट जो होता है वो लिपिड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है बच्चों। और क्रोमोप्लास्ट जो होंगे वो कलर्ड होते हैं। जो प्लांट के अंदर कलरफुल पार्ट हैं, पेटल का कलर है या प्लांट के अंदर और अदर कलर जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इनके पास डिफरेंट पिगमेंट जो होते हैं, कैरोटिनॉइड्स वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ब्लू कलर होता है। एंथोक्लोर जो होता है उसकी वजह से येलो कलर होता है। और इसके अलावा और भी पिगमेंट जो हैं जैसे लाइकोपीन, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट जो है रेड कलर का वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। और ये प्लांट पार्ट को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर्ड होता है बच्चों, ग्रीन कलर्ड होता है। और इनका काम जो है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो बच्चों शिम्पर ने ये प्लास्टिड जो है उनको इन 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। ये जो प्लास्टिड का डेवलपमेंट होता है वो प्रोप्लास्टिड से होता है। प्रोप्लास्टिड डेवलप होकर के प्लास्टिड बनाएगा और वो डिफरेंट पोजीशंस और लाइट की रिक्वायरमेंट इनके बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं डिटेल में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे पहले मेयर ने देखा था और इसको ऑटोप्लास्ट नाम दिया था। और शिम्पर जो है उसको हम क्रेडिट देते हैं डिस्कवरी का। क्लोरोप्लास्ट टर्म जो है बच्चों वो किसने दिया था? क्लोरोप्लास्ट नेम वाज गिवन बाय इरेरा। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का होता है। दे आर फाउंड इन मीजोफिल और लीफ एंड क्लोरेनकाइमा रीजन ऑफ हायर प्लांट्स। एंड इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है और खुद का प्रोटीन सिंथेटिक मैकेनिज्म होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। डीएनए क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए बच्चों उसको रिस और प्लॉट ने डिस्कवर किया था। और ये जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है उसको हम प्लास्टिडोम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चर, यदि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें तो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कुछ में ये कप शेप होता है, कुछ में गर्डल शेप या कॉलर शेप होता है, स्पायरल, रेटिकुलेट, स्टीलेट, ऐसे डिफरेंट शेप का होता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी है। इवन जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसमें भी हम ये पढ़ते हैं, ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि कप शेप का क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में होगा, गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में होगा, स्पायरल स्पायरोगायरम में होगा, रेटिकुलेट जो होता है वो ओडोगोनियम के अंदर होता है, और स्टिलेट शेप जो होता है स्टार शेप का वो जिग्नीमा में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऐसे सब स्ट्रक्चर होते हैं। और इनके बीच का स्पेस जो होगा वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होगा। ठीक है बच्चों। और इसके अंदर जो कंप्लीट पार्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो स्ट्रोमा और एक ग्रेना। ठीक है बच्चों। तो और ग्रेना जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। ठीक है बच्चों। यहाँ पर ग्रेना जो होते हैं वो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होकर के ऐसे स्टैक्स जो है वो बनाते हैं। और ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है बच्चों इनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो लगे हुए होते हैं। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ पर जो इसका स्ट्रोमा है उसमें रुबिस्को एंजाइम होता है बच्चों। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है रुबिस्को। और बच्चों ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। रुबिस्को जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। और सिर्फ एंजाइम ही नहीं बल्कि प्रोटीन भी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ जो है वो भी रुबिस्को ही होता है। और ये अराउंड 16% ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय रुबिस्को।
ठीक है बच्चों, इसका जो डीएनए होगा वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए cpDNA वो कैसा होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड और जीसी रिच होगा। और साथ ही इसके जो स्ट्रोमा होते हैं बच्चों उसके अंदर स्टोर फूड स्टार्च की फॉर्म में या लिपिड ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। बच्चों क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन की यदि हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन जो है वो पुराने क्लोरोप्लास्ट से माइटोसिस जैसी प्रोसेस के थ्रू होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। तो न्यू क्लोरोप्लास्ट प्री एग्जिस्टिंग से डेवलप होता है। लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट जो बना होगा वो किस तरीके से बना होगा, तो जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बात किया था बच्चों, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है ये। और इसकी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी शो करती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। जैसे इसके अंदर सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम है, डिफरेंट टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं और इसका खुद का प्रोटीन सिंथेटिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम जो है खुद बना सकता है, खुद अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, और बहुत सारे एंजाइम के लिए सेल के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन जो है बच्चों उसको अगेन हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, बैक्टीरियल एंडोसिम्बाइंट के फॉर्म में, यानी इनका ओरिजिन जो है वो बैक्टीरिया से हुआ है, क्योंकि इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जीसी रिच डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है, और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से सिमिलरिटी शो करती है, एंड खुद का ETS और ATP मशीनरी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होगा बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। इसके फंक्शन जो है वो क्या क्या है, जैसे लाइट रिएक्शन चलता है इसके अंदर यानी, और डार्क रिएक्शन चलता है, इसका मतलब फूड सिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस का जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, और नेचर में O2CO2 का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखा हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है सेल के अंदर, उसमें आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल जो होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें हम डिटेल में सबसे पहले देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, पॉटर ने डिस्कवर किया था बच्चों, और इन्होंने ही नेम जो है वो भी दिया था। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों, और ये साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो इनसाइड ER है, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो कि बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनते कैसे हैं, वो मेम्ब्रेन का इनवर्ड एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटवर्ड एक्सटेंशन हो सकता है, यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। बच्चों कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है कि जैसा आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ कुछ प्रोजेक्शंस ऐसे बन गए और एक्सटेंसिव एक नेटवर्क जैसा बन गया, इसको हम बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि बच्चों इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये डॉट्स यानी राइबोसोम्स दिख रहे हैं, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि इसके ऊपर ये ट्यूब लाइक मेनली स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसके पास राइबोसोम नहीं होते हैं, तो वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली न्यूक्लियस के पास में मिलता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उससे थोड़ा दूर मिलता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से बनता है। उसके अंदर मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। तो बच्चों सिस्टर्नी क्या होता है, सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैट पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। जैसे कि मान लो ये मेम्ब्रेन है जो इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, और इनके अंदर यहाँ पर एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं उनको फॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिस्टर्नी जो होते हैं इसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं राइबोफ्लोरिन 1-2 की हेल्प से, और यहाँ पर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वो प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसके अंदर, ल्यूमिन के अंदर, और यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा बच्चों, उनका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस का होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या होता है बच्चों, ब्रांच या अनब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इस तरीके से मॉडिफाई होने से बनती है। ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती हैं, और यहाँ पर बच्चों राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ट्यूब्यूल जो होते हैं वो स्मूथ टाइप के होते हैं, राइबोसोम्स जनरली एब्सेंट होते हैं, और ये जो ट्यूब्यूल होता है वो मेनली लिपिड एंड स्टिरॉल सिंथेसिस का काम करता है, और ये मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद में वेसिकल। बच्चों ये जो ट्यूब्यूल होता है ये क्या करता है, कुछ एक्सटेंशंस बनाता है, और
इसके अंदर जो भी इसका सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है उसको बना करके रिलीज कर देता है। तो ये जो ओवल या स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनती है इसको हम वेक्यूलर स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम वेसिकल बोलते हैं। और वेसिकल के ऊपर भी राइबोसोम नहीं होगा, एक्चुअल में इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जिसको ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, या ये प्रोटीन जो पार्टिकल यदि यहाँ बन रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं, उनको गोल्जी बॉडी तक भेजने का काम करेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। रफ जो होता है मेनली न्यूक्लियस के पास में होता है। स्मूथ के अंदर मेनली फैट, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड्स इनका सिंथेसिस होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनमें मेनली ट्यूब्यूल्स होता है, जबकि रफ जो है उनमें मेनली सिस्टर्नी और वेसिकल्स होते हैं। स्मूथ जो है वो मोर स्टेबल होता है, रफ लेस स्टेबल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, मसल्स के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सेल जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम ज़्यादा चल रहा है या सिक्रेशन का काम ज़्यादा चल रहा है, लिवर, पेनक्रियाज इनके अंदर प्रेजेंट होता है। Smooth endoplasmic reticulum get originated from RER by loss of ribosome। यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट उस पर से राइबोसोम डिटैच हो चुके हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नॉर्मली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या क्या हैं। साइटोस्केलेटन का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये अदर स्ट्रक्चर जैसे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज़ इन सब स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग टीलोफेज। लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड जो है उनके, स्टेरॉयड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल इन सब को बनाने में काम करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में काम करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस एस्कॉर्बिक एसिड विद इन द सेल। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, इंटरसेलुलर एक्सचेंज में हेल्प करता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है बच्चों। SER जो होता है वो ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। साइटोक्रोम P450 जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ER के अंदर, जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड प्रीकर्सर फॉर सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्जी बॉडी। ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हमने देखी किसके लिए, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों गोल्जी बॉडी। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसको वो नेम दिया था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था कहाँ से, नर्व सेल ऑफ आउल। और गोल्जी बॉडी जो है वो नेम दिया था इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डॉल्टन कॉम्प्लेक्स जो है वो भी हम बोलते हैं। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेच्योर सीव ट्यूब एंड ऑफ प्लांट एंड मेच्योर RBC। इनके अंदर एब्सेंट होता है, बाकी नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है। स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट में भी गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है बच्चों। इट प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट होगा ही, और जो फंजाई होते हैं बच्चों और प्लांट होते हैं उनके अंदर हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है बच्चों। एंड इट इज सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज डिवाइड ऑफ ऑर्गेनेल कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका एक सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है और दूसरा सरफेस जो है वो कॉन्केव होता है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों हम सिस्टर्नी। ठीक है बच्चों। और ये सिस्टर्नी जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं बच्चों, यानी इनके बीच में इंटरकनेक्शन भी होते हैं। तो सिस्टर्नी, इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी जो इस तरीके से एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है और इसके अंदर भरा हुआ होता है एंजाइम, जिसकी हेल्प से ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो बनाने का काम करता है। ठीक है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी, ये है सिस्टर्नी। और ये सिस्टर्नी जो है बच्चों इससे लेटरली यानी साइड में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी निकलते हैं या जुड़े होते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी होता है और ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होती है, यानी सिस्टर्नी और सिस्टर्नी के पास में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्यूब्यूल। बच्चों इन ट्यूब्यूल से क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल या ओवल स्ट्रक्चर जो है वो रिलीज होते रहते हैं, जिसके अंदर सीक्रेटरी सब्सटेंस भरे रहते हैं और कुछ यहाँ से अटैच हो रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये जो स्मॉल स्फेरिकल या ओवल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम वेसिकल। और जो ट्रांस सरफेस होता है यहाँ से कुछ लार्ज साइज के
वैक्यूल जो है वो बाहर निकलती है, ये होता है वैक्यूल। तो बच्चों और इसके सराउंडिंग जो पूरा जोन होगा उस जोन को हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनेल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो सरफेस होता है कॉन्वेक्स सरफेस जो न्यूक्लियस की साइड में होगा इसको हम बोलते हैं सिस फेस, और जो कॉनकेव सरफेस होता है जो न्यूक्लियस से अपोजिट साइड में होता है, मेम्ब्रेन की तरफ फेसिंग होगा, उसको बोलते हैं बच्चों हम ट्रांस फेस। तो ईआर के स्ट्रक्चर में से सिस और ट्रांस दो फेस होते हैं। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। यानी ये ट्रांस फेस जो है ये मैच्योरिंग फेस है और सिस फेस जो है बच्चों ये फॉर्मिंग फेस है। तो फॉर्मिंग फेस से वेसिकल की फॉर्म में जो सब्सटेंस है वो आके जुड़ता है और इसके अंदर एंजाइम जो है वो उनको कन्वर्ट करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, और वेसिकल और वैक्यूल की फॉर्म में वो बाहर रिलीज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हो गए, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड वैक्यूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम वही अल्ट्रा स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पैरेलली अरेंज जो होते हैं इंटरकनेक्टिंग सिस्टम ऑफ क्लस्टर ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन हैविंग सेंट्रल स्टैक ऑफ फ्लैटन सैक और सिस्टर्नी, और पेरीफेरी पे क्या होंगे, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो सिस्टर्नी जो है उसके बारे में हमने देखा कि कॉन्वेक्स पोल जो है या प्रॉक्सिमल पोल जो है उसको सिस, और जो डिस्टल है और कॉन्केव पोल है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफेस बोलते हैं। टिब्यूल जो होता है बच्चों वो स्मॉल फ्लैट इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिस्टर्नी की पेरीफेरी से अराइज हो रहे हैं और उनके ऊपर ये फिनिस्ट्रेशन के थ्रू ऐसे स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होती जाती हैं। और वेसिकल जो होता है, यदि एच से हम देखते हैं कि स्मॉल स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर सिक्रेशन भरे हुए हैं वो पिंच ऑफ होते हैं तो उसको वेसिकल बोलते हैं। बच्चों वेसिकल जो है वो दो टाइप का हो सकता है, वो स्मूथ वेसिकल हो सकता है और वो कोटेड वेसिकल हो सकता है। यदि उसकी सरफेस जो है वो रफ है तो उसको हम कोटेड वेसिकल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और जो स्मूथ वेसिकल होते हैं उनके अंदर मेनली सिक्रेटरी ग्रेन्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, गोल्जी वैक्यूल साइज में बड़े होते हैं वेसिकल के कंपेयर में, और इसके अंदर बहुत सारा सिक्रेशन होता है, मैच्योरेशन सरफेस से ये निकलते होते हैं और अमॉर्फस सब्सटेंस होता है इसके अंदर, और बहुत सारे गोल्जी वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम का काम भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन जो होता है बच्चों वो होता है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज ऑफ द सिक्रेटरी प्रोटीन। ये विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो इनका मेन फंक्शन एक और भी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, ग्लाइकोसाइलेशन, यानी कि यदि लिपिड के साथ में ग्लाइकोज कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है तो, या फिर प्रोटीन के साथ में ऐड करना है तो इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड लाइक स्ट्रक्चर जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं। एक्रोसोम जो होता है बच्चों स्पर्म के अंदर वो गोल्जी बॉडी बनाता है। ठीक है, रूट कैप जो है वो म्यूसिलेज सिक्रेट करता है। क्यों? क्योंकि रूट कैप के अंदर भी गोल्जी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और म्यूसिलेज सिक्रेशन में हेल्प करती है। गोल्जी apparatus हेल्प इन रिसाइक्लिंग ऑफ ब्रोकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज ER आर मॉडिफाइड इन गोल्जी बॉडीज। ठीक है बच्चों, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी मिल करके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं हम GR, गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय विच लाइसोसोम अराइजेस। तो ये बच्चों फंक्शन हो गए किसके, गोल्जी बॉडी के। और बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अब हम लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम बच्चों, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्रिस्टिन डी डुवे जो है इन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था 1955 में, और ये लाइसोसोम जो होता है बच्चों इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो यदि रिलीज हो जाए तो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो एंजाइम जो होते हैं मेनली किस कैटेगरी के होते हैं, बहुत सारे मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर डेंस स्ट्रोमा होता है। द वैक्यूल कंटेन्स मोर देन 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस। इसके अंदर pH जो है वो एसिडिक होगा तभी वो एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होते हैं, और एसिडिक pH को मेंटेन करता है कौन, एक्टिव प्रोटोन पंपिंग। जब लाइसोसोम के अंदर एक्टिवली प्रोटोन पंप होगा तो उससे ये pH को मेंटेन करेगा और एंजाइम जो है वो एक्टिव होंगे। ठीक है बच्चों, द ऑर्गेनेल शो पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके बेसिस पे ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल या टर्सरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी। तो बच्चों ये कैसे काम करते हैं?
बच्चों प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? इनिशियली जब गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एसोसिएशन जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं बच्चों। फिर क्या होता है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एक्टिव H+ ट्रांसफर से एंजाइम जो एक्टिवेट होते हैं और एसिड हाइड्रोलाइसिस जो है उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। लेकिन तब ये क्या करेंगे, तब ये बाइंड करेंगे किससे? जो भी हेट्रोफेगोस, जो भी बाहर से कोई सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर आया है या सेल के अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो एंगल्फ कर लेते हैं और इस तरीके से बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जब प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर कोई अदर सब्सटेंस जो है जिसको डाइस करना है वो प्रेजेंट होता है, तो हम उसको हेट्रोफेगोसोम भी बोलते हैं बच्चों। और फिर क्या होगा, इसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी होगी और मटेरियल डाइस्ड होता जाएगा। फिर लास्टली जब उसके अंदर वेस्ट मटेरियल बचता है तो उस कंडीशन में हम उसको बोल देते हैं टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी, जो कि ईफेगी या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या करता है, उन वेस्ट मटेरियल को सेल में से बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों। और क्या देखते हैं हम कि कुछ प्लांट्स के अंदर या कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सेप्शनली यदि ये मटेरियल जो बाहर निकालने थे यदि वो बाहर नहीं निकल पाए तो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे और सेल की एजिंग करवाएंगे, सेल के अंदर डिफरेंट पैथोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका एग्जांपल है पॉलीनेफ्राइटिस। पॉलीनेफ्राइटिस में ईफेगी नहीं होती रेसिडुअल बॉडी की। और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो लाइसोसोम की माल फंक्शनिंग की वजह से होती है, जैसे आर्थराइटिक जॉइंट्स, गाउट, लंग फाइब्रोसिस, एंड देयर आर सो मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मोर देन 20 जेनेटिक डिसऑर्डर जिनके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती, जैसे हंटर सिंड्रोम, नीमान-पिक डिजीज़, फार्बस डिजीज़। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, वो डिजीज़ जब रेसिडुअल बॉडीज़ जो है उनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं जा रहा है या फिर एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं ऑटोफेगिक वैक्यूल। यदि सेल जो है वो अपने खुद के ओल्ड ऑर्गेनेल या कोई ऐसा ऑर्गेनेल जो डेड हो गया है उनको रिसाइकिल करने के लिए उनको एंगल्फ करे और डाइस करता है, तो ऐसे वैक्यूल को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोफेगिक वैक्यूल। ठीक है बच्चों। ओरिजिन लाइसोसोम कैसे बनता है बच्चों, GERL जो है गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लाइसोसोम को फॉर्म करते हैं और गोल्जी बॉडी की जो ट्रांसफेस होती है वहाँ से ये एंजाइम कंटेनिंग जो वैक्यूल होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उनको ही हम लाइसोसोम बोल देते हैं बच्चों। फिर फंक्शन एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों। जो भी सेल के अंदर डिफरेंट मटेरियल हैं जो वेस्ट हैं, जो सेल के ऑर्गेनेल डेड हो गए, ब्रोकन हो गए हैं या बाहर से कोई मटेरियल अंदर आ रहा है, तो उन सबको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, वो लाइसोसोम करता है। ऑटोलाइसिस भी करता है। ऑटोलाइसिस कॉज्ड बाय लाइसोसोमल एंजाइम कैथेप्सिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसअपीयरेंस ऑफ द टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग टेडपोल। टेडपोल का जो टेल लॉस्ट होता है वो इस लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी से होता है। ऐसे ही एक्रोसोम के अंदर स्पर्म जो है, स्पर्म का एक्रोसोमल पार्ट जो है वहाँ से एंजाइम कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जो इसे हेल्प करते हैं एक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके अंदर एंटर होने में। वो भी कौन बनाता है बच्चों, वो भी लाइसोसोम बनाते हैं। सर्टेन डिजीज कॉज्ड बाय नॉन डाइजेशन सर्टेन कंपोनेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड एंजाइम लाइसोसोम। जैसे कि हमने अभी देखा बच्चों बहुत सारे डिजीज़ के नाम जो कि लाइसोसोम की नॉन एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं, कि यदि ये कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो उस वजह से हो रहे हैं। एक्सीडेंटल और पैथोलॉजिकल रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइजेज फ्रॉम लाइसोसोम कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ द क्रोमोसोम, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग माइटोसिस और म्यूटेशन। कैंसर भी हो सकता है बच्चों, और सेल जो है वो कम्प्लीटली डैमेज भी हो सकता है, सेल का ऑटोलाइसिस भी हो सकता है। तो बच्चों ये सारे हो गए फंक्शंस लाइसोसोम के। अब बच्चों हम देखते हैं इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड एबंडेंटली इन दोज सेल विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन। बच्चों RER जो है उसका मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे, उन सेल के अंदर जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बाकी लिपिड, स्टेरॉयड और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में कौन से ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, द सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ बायोमेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, इससे क्या बेनिफिट होगा, हेल्प इन क्विक रिपेयर, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड डायनेमिक नेचर, ये भी सही है। गिव सेमी परमेबल नेचर, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। विच फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू सीक्रेटरी वेसिकल। बच्चों गोल्जी बॉडी के अंदर जो सिस फेस होता है, फॉर्मिंग फेस होता है, वहाँ से तो वेसिकल जुड़ते हैं और फिर जो सिस्टर्नी होते हैं उसके अंदर रिएक्शंस वगैरह होती है और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रेक होकर के ट्रांस फेज से बाहर निकल जाते हैं। तो गिव राइज टू सेकेंडरी वेसिकल क्या होगा, ट्रांस फेज होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और आज हमने प्लास्टिड और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।